हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने इंटरनेशनल रिलेशन पे लिबरलिज्म, रियलिज्म और नियो रियलिज्म ये तीनों थ्योरीज जो है वो अपलोड करी हैं। तो पहले हो सके तो आप वो वीडियोस देखिएगा, तभी आपको ये जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी आईआर के डिस्कस करें इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो इन जनरल क्या बोलती है। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या बोलती है कि जो वर्ल्ड है वो उसमें दो तरह के कैटेगरी के लोग हैं, एक हैव्स और एक हैव्स नॉट। एक वो है जिन पे रिसोर्सेज हैं और एक वो हैं जो जो जिन पे रिसोर्सेज नहीं हैं। तो वर्ल्ड क्लासीफाई है हैव्स एंड हैव्स नॉट में। हैव्स कौन है? जो बिजनेसमैन है, कैपिटलिस्ट है, जिसको मार्क्स ने बुर्जुआ बोला है। और हैव्स नॉट कौन है? जो कि वर्कर्स हैं वर्ल्ड के, और उनको उन्होंने क्या बोला? हैव्स नॉट। और एक और टर्म इस्तेमाल करिए, प्रोलिटरेट। तो बुर्जुआ और प्रोलिटरेट। तो उन्होंने बोला कि किसी भी सोसाइटी में ये जो क्लास स्ट्रगल है वो चलता रहता है, और जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, पूंजीवादी समाज में जो स्ट्रगल है, क्लास स्ट्रगल है, वो चलता है बुर्जुआ और प्रोलिटेरिएट के बीच में। अब इस क्लास स्ट्रगल को हम लोग कैसे ख़त्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स? एक वर्कर्स रेवोल्यूशन ला के, कि वर्ल्ड के जो वर्कर्स हैं वो यूनाइट हों, एक साथ आएँ और मिल करके एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करें। और अल्टीमेटली बेसिकली क्या होगा कि जो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट है वो इस्टेब्लिश होगी। इट मीन्स कि क्या होगा, जो सोसाइटी होगी उसमें डिक्टेटरशिप होगी किसकी? प्रोलिटेरिएट की। और लास्टली उन्होंने क्या बोला कि जो स्टेट है वो विदर अवे हो जाएगा, मतलब जो स्टेट है वो ख़त्म हो जाएगा और जो सोसाइटी है वो क्लासलेस बन जाएगी। ये जो है वो मार्क्स की बेसिक थ्योरी थी। अब आईआर के कॉन्टेक्स्ट में मार्क्स ने क्या बोला है? अब आईआर के कॉन्टेक्स्ट में कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है, या मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है ओवरऑल, जिसमें और भी स्कॉलर्स हैं, उन्होंने क्या बोला है? तो सबसे पहले तो जो हमने लिबरल और रियलिस्ट थ्योरी पढ़ी थी, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो उसकी एक एंटीथीसिस है। मतलब जो मार्क्सिज्म है वो क्रिटिसाइज करता है रियलिस्ट को भी और लिबरल थ्योरी को भी। मार्क्सिस्ट चैलेंज करते हैं लिबरल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को, ये कह के कि जो लिबरल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है वो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, मतलब कि जो वर्कर्स हैं, जो हैव्स नॉट है, वो उसके बारे में बात नहीं करती। कौन सी? लिबरल थ्योरी। नेक्स्ट, क्लास स्ट्रगल को भी जो है फोकस नहीं दिया गया। नेक्स्ट, जो लिबरल थ्योरी है वो फेवर करती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि WTO हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है। ये सब क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस, ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती है। और ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये टैरिफ्स को रिड्यूस करते हैं, टैक्सेस को कम करते हैं, और इससे क्या होता है, जो ट्रेड है वो इंक्रीज़ होता है। और इस इंक्रीजिंग ट्रेड में क्या हो रहा है? ट्रेड तो इंक्रीज़ हो रहा है, बट जो वर्कर की कंडीशंस हैं, जो उनका इंटरेस्ट है, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये वर्कर्स के इंटरेस्ट को फुलफिल करने में सफल नहीं है। इसके अलावा मार्क्सिस्ट का ये भी मानना है कि जो MNCs हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, है ना, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, वो भी क्या होते हैं, प्रोडक्ट को चीप तो बना देती है, बिकॉज ये कंपनी उन देशों में अपनी बिजनेस यूनिट सेटअप करती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ पे इनको कॉस्ट चीप मिलती है। जैसे हम लोग बोलते हैं रेस टू द बॉटम, मतलब उस कंट्री में प्रोडक्शन किया जाता है जहाँ पे सबसे चीपेस्ट हो। और कंट्रीज़ भी क्या होती है, कॉम्पीट करती है इन MNCs को अट्रैक्ट करने के लिए कि लेबर लॉस वीक से वीक बनाएं। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो MNCs है इनकी कॉस्ट तो लो हो जाती है ना, प्रोडक्शन भी चीप हो जाता है, बट जो वर्कर्स हैं, जो लेबर है, उनको जो है बेसिकली सफ़र करना पड़ता है। तो मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है उसको हम लोग 4 स्ट्रैंड्स के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। पहली है डिपेंडेंसी एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, नेक्स्ट है ग्राम्सियन पर्सपेक्टिव, फिर है क्रिटिकल थ्योरी, एंड नेक्स्ट है नियो मार्क्सिस्ट। तो ये वीडियो ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ी होगी, बिकॉज चारों पर्सपेक्टिव को हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले है डिपेंडेंसी थ्योरी। जो डिपेंडेंसी थ्योरी है वो इमर्ज हुई एज अ क्रिटिसिज्म टू मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। तो पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या थी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी बोलती थी कि जैसे जैसे जो वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, वो वेस्टर्न प्रोसेस को अपनाई। जैसे वेस्टर्न में क्या हुआ, वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाया और धीरे धीरे वहाँ पे जो है डेवलपमेंट आई। तो जैसे जैसे जो है बेसिकली
ये बैकवर्ड कंट्रीज़ भी, डेवलपिंग कंट्रीज़ भी इस प्रोसेस को अपना लेगी जितना जल्दी, उतना ही जल्दी जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो क्या प्रॉब्लम है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की कि वो ये बोलती है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ये लेट कमर्स हैं, और वो जो प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर में, या जो प्रॉब्लम है बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा इम्पोज करी गई है डेवलपिंग कंट्री में, उसको इग्नोर कर देती है। और उनका क्या मानना है कि एक ही तरीका है वर्ल्ड में डेवलपमेंट का, एंड दैट इज़ जो वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनाया है, जैसे वो प्रोसेस बाकी कंट्रीज़ में अपनाएंगी वो भी डेवलप हो जाएंगी। अब डिपेंडेंसी थ्योरी क्या बोलती है, क्यों क्रिटिसाइज़ करती है, इसी वजह से क्रिटिसाइज़ करती है, क्योंकि उनका है कि एक ही प्रोसेस को अपनाएंगे तो डेवलप हो जाएंगे। इसके मेन प्रोपोनेंट्स हैं टेरेंस हॉपकिंस, समीर आमिन, अंदर गुंदर फ्रैंक, रॉल प्रेब्रिश और जिवोनी एरिगई। तो ये इसके मेन प्रोपोनेंट हैं। इस वीडियो में मैंने 2 स्कॉलर्स पर ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है, अंदर गुंदर फ्रैंक और रॉल प्रेब्रिश पे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी थ्योरी डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेवलपमेंट क्यों नहीं आई। जैसे मॉडर्नाइजेशन तो थ्योरी कहती थी कि इसलिए नहीं आई बिकॉज यार लेट कमर्स हैं, और बिकॉज ये लेट कमर्स है इसीलिए यहाँ पे जब डेवलपमेंट नहीं आई। जैसे जैसे ये लोग प्रोसेस को अपना लेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन की, यहाँ पे भी डेवलपमेंट आ जाएगी। बट डेवलपमेंट जो थ्योरी है, डिपेंडेंसी जो थ्योरी है, उसका क्या मानना है, क्यों डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेवलपमेंट नहीं आई। तो सबसे पहले डिपेंडेंसी थ्योरी का ये मानना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो इम्पोर्ट करती है फिनिश्ड गुड और एक्सपोर्ट करती है रॉ मटेरियल। होता क्या है बेसिकली, जो रॉ मटेरियल होता है वो चीप होता है, जबकि जो फिनिश्ड गुड होता है वो एक्सपेंसिव होता है, उसमें हम वैल्यू ऐड करते हैं। तो होता क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो प्रॉफिट अर्न करती है एक्सपोर्ट करके फिनिश्ड गुड को, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करती है, जिससे उनका नुकसान ही होता है, क्योंकि आप जो सामान बेच रहे हो वो चीप है और जो आप खरीद रहे हो वो एक्सपेंसिव है। तो डिफरेंस जो है बेसिकली, इससे डेफिसिट जो है बेसिकली कंट्रीज़ का जो नुकसान है वो बढ़ता है। और ऐसे क्या होता है, जो रिच कंट्रीज़ है वो और रिच हो जाती हैं और जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो और पुअर होती है। तो अब तरीका क्या है, प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्री में डिपेंडेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो रॉल प्रेब्रिश ने इसका सॉल्यूशन दिया है कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि ये डेट ट्रैप में फंसेगी कंट्रीज़, डेफिसिट होगा, उससे बढ़िया क्या है कि आप इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करो। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जो भी सामान हम लोग आयात करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, उस पर इतना टैक्सेस इंक्रीज़ कर देते हैं कि जो किसी कंट्री के सिटीजन्स हैं वो अपने आप ही सामान खरीदना कम कर देते हैं। तो जब चीज़ें एक्सपेंसिव होंगी, है ना, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ करके, तो क्या होगा, लोग सामान कम खरीदेंगे, और जब लोग सामान कम खरीदेंगे तो ये कंट्रीज़ जो है वो फिनिश्ड गुड को कम खरीदेगी, और एक्सपोर्ट जो है वो इनका अभी भी चलता रहेगा। तो ऐसे में ये लोग जो है प्रॉफिट, या फिर जो इनका प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, और इनका जो डेफिसिट होगा, जो अभी इनका नुकसान होता है कि खरीदते ज़्यादा है बेचते कम है, तो जब ये खरीदेंगे कम और बेचेंगे उतना ही, तो इनका जो नुकसान है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन दिया था रॉल प्रेब्रिश ने। क्या सॉल्यूशन दिया, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है एंदर गुंदर फ्रैंक। इनकी 2 बुक हैं, मेन 2 बुक हैं। एक है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका अंडर डेवलपमेंट एंड रेवोल्यूशन। तो एक 1967 में पब्लिश की थी और एक जो 1969 में पब्लिश की थी। अंदर गुंदर जो फ्रैंक थे, या इवन जो पूरी डिपेंडेंसी थ्योरी है, उसने मेनली एनालाइज किया है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को, एशिया अफ्रीका को भी किया, बट मेनली जो फोकस है उनका दैट इज़ लैटिन अमेरिका। और अंदर गुंदर फ्रैंक ने भी की जो थ्योरी है वो भी उन्होंने लैटिन अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में ही डेवलप की है। तो इन्होंने बताया, अंदर गुंदर फ्रैंक ने, कि क्या रीज़न है अंडर डेवलपमेंट का, क्यों जो है बेसिकली अल्प विकसित हैं ये देश लैटिन अमेरिकन के। तो उन्होंने कैपिटलिज्म को इसके लिए ब्लेम किया, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, क्योंकि इस पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, बैकवर्ड कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इन सब में एक ही कॉमन हिस्ट्री है, एंड दैट इज़ कलोनियल हिस्ट्री। इन सब कंट्रीज़ को जो है बेसिकली कलोनियल हिस्ट्री से गुजरना पड़ा है, जिसमें इनको एक्सप्लॉइट किया गया और ये लोग और जो है वो बैकवर्ड हो गई। तो जो सेम प्रोसेस हैं जिससे डेवलप्ड कंट्रीज़ रिच हुई है, उसी सेम प्रोसेस ने डेवलपिंग कंट्रीज़ को पुअर बनाया है। इसका क्या मतलब है, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, इट मीन्स कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है जिसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने कलोनियल कंट्रीज़ बनानी शुरू करी, मतलब लोग दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ, इन कंट्रीज़ ने ज़्यादा से ज़्यादा इन कलोनियल कंट्री से प्रॉफिट कमाया, तो ये खुद तो रिच बन गई
और जो कॉलोनियल कंट्रीज थी वो पुअर बनती चली गई। इसीलिए बोला डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, कि जिस सेम प्रोसेस से डेवलप्ड कंट्री डेवलप हुई हैं उसी सेम प्रोसेस से डेवलपिंग कंट्री जो है वो पुअर बनी है। तो बेसिकली जो डिपेंडेंसी थ्योरी है या जो एंदर गुंदर फ्रैंक है वो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से डिसएग्री करते हैं, बिकॉज मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या बोलती है कि ये कंट्रीज डेवलप नहीं हो पाई है बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल प्रॉब्लम्स। इंटरनल प्रॉब्लम मीन्स जो अभी बताया था कि ये लोग लेट कमर्स हैं, या कई बार बोलते हैं कि लैक ऑफ विल है विद इन दीज कंट्रीज। जबकि जो डिपेंडेंसी थ्योरी बोलती है उसका ये मानना है कि ये कॉलोनियल पास्ट है जिसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो पुअर रह गई हैं। अब जो रॉल्फ प्रेबिश थे उन्होंने सॉल्यूशन दिया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, जबकि जो अंदर गुंदर फ्रैंक है उन्होंने क्या दिया है सॉल्यूशन डीलिंक करने का, कि जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है उसको हटा करके उसको ख़त्म करके क्या करना है इन कंट्रीज़ को अपने आप को डीलिंक करना है। मतलब इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड होता है, उन सबको ख़त्म करके अपने आप को एक इंडिजीनियसली, मतलब सिर्फ अपने देश में, जैसे हम लोग होते हैं जैसे इंडिया में चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, तो अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंस बनाना है और दुनिया से काट देना है ना। जैसे कि जो आत्मनिर्भर भारत है उसमें हमने ये नहीं बोला कि अपने आप को वर्ल्ड से काटना है, बस ये बोला कि अपने आप को डेवलप करना है। जबकि अंदर गुंदर फ्रैंक का ये मानना था कि हमको अपने आप को डीलिंक करना है। अब कुछ अजम्पशन समझ लेते हैं, सेंट्रल अजम्पशंस है डिपेंडेंसी थ्योरी की। ये तो हमने रॉल्फ प्रेबिश और अंदर गुंदर फ्रैंक के बारे में पढ़ा कि उनका क्या पर्सपेक्टिव था डिपेंडेंसी थ्योरी को लेके। तो जो डिपेंडेंसी थ्योरी है इसने डिस्टिंग्विश किया है अनडेवलपमेंट को और अंडर डेवलपमेंट को। सो अनडेवलपमेंट क्या होती है, एक सिचुएशन होती है किसी कंट्री में जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज ही नहीं किया गया आज तक, मतलब ऐसी कंट्री जहाँ पे कभी रिसोर्सेज को यूज़ ही नहीं किया गया। जबकि जो अंडर डेवलपमेंट है उसमें रिसोर्सेज को यूज़ तो किया गया है बट उस खुद की कंट्री के बेनिफिट के लिए नहीं, किसी और कंट्री के बेनिफिट के लिए। जैसे कि हमने अभी बात करी कॉलोनियल कंट्री की, तो कॉलोनियल जो कंट्रीज़ हैं इन कंट्रीज़ में रिसोर्सेज का यूज़ तो किया गया है बट इन कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि इंडिया में हुआ था, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के रिसोर्सेज को यूटिलाइज तो किया बट नॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियंस बट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड और देमसेल्फ। तो एक तो ये इन्होंने डिस्टिंग्विश किया है अनडेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट के बीच में। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि जो ये पुअर कंट्रीज़ हैं, मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इनको इंटरनेशनल सिस्टम में इस तरह से इंटीग्रेट किया गया है जिससे जो बेनिफिट्स है वो कोर कंट्रीज़ को होता है। कोर मीन्स जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको होता है। नेक्स्ट मैंने ये अभी एक्सप्लेन भी किया था कि जो सेम प्रोसेस है जिससे डेवलप्ड कंट्री डेवलप हुई है, जिससे उनको सक्सेस मिली है, उसी सेम प्रोसेस से क्या हुआ है, जो डेवलपिंग कंट्री है वो पुअर बनी है। नेक्स्ट इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है जो इसकी डिपेंडेंसी थ्योरी ने, कि जो लिबरल मॉडल है वो सिर्फ एफिशिएंसी पे तो फोकस करता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन होना चाहिए, जो गिवन रिसोर्सेज हैं उनसे बेस्ट जो है बेसिकली प्रोडक्शन होनी चाहिए। बट जो लिबरल थ्योरी है वो एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करती, मतलब रिसोर्सेज तो डेवलप हो रहे हैं और प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, ग्रोथ भी हो रही है, बट इस ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो कुछ ही लोगों को हो रहा है, कुछ ही कंट्रीज़ को हो रहा है और मैक्सिमम कंट्रीज़ जो हैं बेसिकली वो और बैकवर्ड बन रही हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन पर जो है लिबरल थ्योरी फोकस नहीं करती। इसी से रिलेटेड जो एक और चीज़ है कि ये लोग इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करते। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स होता है कि ग्रोथ होना, मतलब देश का एक विकास होना है ना, कि जीडीपी में ग्रोथ होना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है बेसिकली, बट क्या हो रहा है, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इससे कुछ ही लोगों का बेनिफिट हो रहा है। जैसे वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है बट इससे सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ को बेनिफिट हो रहा है और बाकी जो कंट्री है वो अभी भी बैकवर्ड है। डेवलपमेंट मीन्स होता है, ये डेवलपमेंट एक इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम पूरी की पूरी सोसाइटी को साथ में लेकर चलते हैं, जबकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है ये एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब क्या है, बेसिकली ग्रोथ तो हो रही है बट ज़रूरी नहीं है इसका बेनिफिट जो है वो पूरी सोसाइटी को मिल रहा हो सकता है ये जो डेवलपमेंट है इसका ये जो ग्रोथ है इसका बेनिफिट सिर्फ एक सेक्शन को ही मिल रहा हो। नेक्स्ट डिपेंडेंसी थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या है,
तो कोई यूनिटी नहीं है। ऐसे जैसे रॉल प्रेबरिश हो गए, अंदर गुंदर फ्रैंक हो गए, या जो बाकी स्कॉलर्स हो गए, तो एक वेग आइडियाज़ है, या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट व्यूज़ को क्या कर दिया गया, कलेक्ट कर दिया गया। ऐसा मानना है कुछ स्कॉलर्स का कि ये एक प्रॉपर थ्योरी नहीं है, डिफरेंट व्यूज़ को एक साथ में यूनाइट कर दिया गया बस। नेक्स्ट, डिपेंडेंसी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्रिटिसाइज कैपिटलिज्म फॉर द अंडर डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। की जो डिपेंडेंसी थ्योरी है वो अंडर डेवलपमेंट जो है बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उसके लिए क्रिटिसाइज़ करती है कैपिटलिज्म को। मतलब कैपिटलिज्म को तो क्रिटिसाइज़ करती है, बट जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उसको एक तो फोकस नहीं करती है, दूसरा इन्होंने सिर्फ क्रिटिसाइज़ ही किया है, कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन जो है वो नहीं दिया। मतलब कोई एक एडिक्वेट सॉल्यूशन नहीं दिया कि जिससे एग्जैक्टली जो है, मतलब एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं दिया जिससे हो सके। फॉर एग्जांपल जैसे जो आंदर गुंदर फ्रैंक है, उन्होंने डी लिंक का एग्जांपल दिया है। तो ये जो डी लिंक वाला एग्जांपल है, ऐसा देखा गया है कि जिन जिन कंट्रीज़ ने जो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है इंटरनेशनल सिस्टम में, जब जब उन्होंने अपने आप को डी लिंक करने की कोशिश करी है, उनकी सिचुएशन पहले से भी ज़्यादा वर्स्ट हुई है। तो इनका जो सॉल्यूशन है दैट इज़ नॉट एडिक्वेट। इसके अलावा जो डिपेंडेंसी थ्योरी है उसने इंटरनल फैक्टर्स को नहीं देखा। इन्होंने जो है बेसिकली सिर्फ बोला कि जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, उसी की वजह से जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। जबकि हम देखते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि लैक ऑफ विल, या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ही कुछ सोसाइटी के कुछ लोग होते हैं जो करप्टेड होते हैं। तो ऐसे और भी रीज़न हैं। फेमिनिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है इसलिए बिकॉज जेंडर और कल्चर को कंसीडर नहीं किया गया है डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर। तो अभी हमने डिस्कस किया है डिपेंडेंसी थ्योरी। जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। सो वर्ल्ड जो सिस्टम थ्योरी है उसके मेन प्रोपोनेंट है इमैनुअल वॉलेस्ट्रीन। इमैनुअल वॉलेस्ट्रीन के एक आर्टिकल का नाम है द राइज एंड फ्यूचर डिमाइज ऑफ द वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम, एंड इन्होंने एक बुक भी लिखी है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर एंड ओरिजिन ऑफ यूरोपियन वर्ल्ड इकोनॉमी इन 60th सेंचुरी। इन्होंने बेसिकली क्या बता रखा है कि वर्ल्ड सिस्टम होता क्या है। तो उन्होंने बोला कि वर्ल्ड सिस्टम एक डोमिनेटिंग फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी पीरियड में। जैसे इन्होंने क्या किया है, जो दुनिया में जो ग्लोबल हिस्ट्री है उसमें उन्होंने बोला है कि ये क्या है, राइज एंड डिमाइज ऑफ डिफरेंट सिस्टम है। और मेनली इन्होंने दो तरह के सिस्टम बता रखे हैं, एक वर्ल्ड एम्पायर और एक वर्ल्ड इकोनॉमी। अब उन्होंने बोला कि एक सिस्टम का राइज होता है, दूसरे का डिमाइज होता है, एक का उत्थान होता है और दूसरे का पतन हो जाता है। जो एंशियंट वर्ल्ड सिस्टम है उसको इन्होंने बता रखा है वर्ल्ड एम्पायर, और जो प्रेजेंट सिस्टम है उनको इन्होंने बता रखा है वर्ल्ड इकोनॉमी। फ़र्क क्या होता है, जैसे वर्ल्ड एम्पायर में इन्होंने एग्जांपल दिया रोमन एम्पायर का, जिसमें क्या होता है, हायर अथॉरिटी होती है, एक सेंट्रल हायर अथॉरिटी होती है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है। जबकि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें कोई एक सेंटर नहीं होता, एक सेंटर ऑफ पावर नहीं होता, ये मार्केट फोर्सेस से गवर्न होती है। जैसे कि जो प्रेजेंट सिस्टम है वर्ल्ड सिस्टम, उसे इन्होंने बोला वर्ल्ड इकोनॉमी, और वर्ल्ड इकोनॉमी किस पर बेस्ड है, कैपिटलिस्ट सिस्टम पर बेस्ड है। अब जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चलता है। इसमें जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल नहीं होता, मतलब क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी और क्या चीज़ कंज्यूम होगी ये जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, ये मार्केट फोर्सेस खुद डिसाइड करती है। जितनी डिमांड होती है उस हिसाब से जो है सप्लाई चेन काम करती है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, वर्ल्ड सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक वर्ल्ड एम्पायर और दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड एम्पायर जो है वो पुराने टाइम में होता था, और जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो प्रेजेंट सिस्टम है जो कि कैपिटलिज्म पर बेस्ड है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं उसे ट्रांसफ़र करते हैं पेरीफेरी से कोर कंट्रीज़ में। पेरीफेरी और कोर में क्या डिफरेंस है, बेसिकली इन्होंने पूरे जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं उन्हें 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला है कोर कंट्री जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, नेक्स्ट है पेरीफेरी कंट्रीज़ जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और नेक्स्ट क्या है, सेमी पेरीफेरी कंट्रीज़ जो कि जिनकी जो कंडीशन है वो पेरीफेरी से बेटर है और कोर से थोड़ी ख़राब है। तो अब उन्होंने क्या बोला है कि रिसोर्सेज कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कोर कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में ट्रांसफ़र होते हैं, कहाँ से, पेरीफेरी से, अंडर डेवलप्ड कंट्री से। अब इन्होंने बोला कि जो पेरीफेरी है बेसिकली वो है कौन सी कंट्रीज़, तो लैटिन अमेरिका जो है बेसिकली 18th सेंचुरी में पेरीफेरी बन जाती है,
अंडर डेवलप्ड कंट्री बन जाती है, और इसी तरह से एशिया और जो अफ्रीका है वो 19वीं सेंचुरी में पेरीफेरी बन जाते हैं। अब वॉलस्टीन का ऐसा मानना है कि जो वर्ल्ड सिस्टम है ये स्टैटिक नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जैसे ही चलता है। उन्होंने बताया ना कि राइज एंड डिमाइज ऑफ डिफरेंट सिस्टम, मतलब ऐसा नहीं है कि आज एक सिस्टम है तो कल भी वही सिस्टम होगा। जो वर्ल्ड सिस्टम होता है वो इंटरनेशनल सिस्टम के डायनेमिक्स से प्रभावित होता है, और उसकी एक बिगिनिंग होती है, एक एंड होती है। जैसे जब वर्ल्ड एम्पायर था तो उसकी एक बिगिनिंग थी और फिर उसका एक एंड हो गया। तो ऐसे ही जो डिफरेंट सिस्टम है उनका राइज होता है और डिमाइज होता रहता है। तो वर्ल्ड सिस्टम जो है वो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। नेक्स्ट उन्होंने जो 3 कैटेगरीज बताई हैं, कोर, पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी, इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कोर कंट्रीज़। तो कोर कंट्रीज़ कौन सी है? डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और डेवलप्ड कंट्री मेनली कहाँ से बिलोंग करती है? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से बिलोंग करती है। इन कंट्रीज़ को बेनिफिट हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन से, और ये कोर ही बनी है एक्चुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में। इन कंट्रीज़ में हाई टेक्नोलॉजी होती है, ये लोग फिनिश्ड गुड का एक्सपोर्ट करते हैं और रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होती है, स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, वेजेस भी ज़्यादा होती है और इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ये है कोर कंट्रीज़ के फीचर, और इसमें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं। नेक्स्ट है पेरीफेरी। पेरीफेरी में क्या है? रिच है रॉ मटेरियल में, इसीलिए ये लोग इंपोर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड का और एक्सपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल का। मतलब रॉ मटेरियल जो है वो चीप होता है, उसको ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि इंपोर्ट कर रहे हैं फिनिश्ड गुड का। तो ऑफकोर्स इनका नुकसान होता है, बिकॉज जो सामान ये बेच रहे हैं वो चीप है और जो खरीद रहे हैं वो एक्सपेंसिव है। इन कंट्रीज़ में लो इन्वेस्टमेंट होती है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजीज होती है, और लो वेजेस होते हैं वर्कर्स के। तो ये कौन सी कंट्रीज़ है? लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। अब नेक्स्ट है सेमी पेरीफेरी कंट्रीज़, जिनका हाइब्रिड नेचर होता है। मतलब इसमें कुछ जो फीचर्स हैं वो कोर के होते हैं और कुछ फीचर जो हैं वो पेरीफेरी के होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? रॉ मटेरियल भी ये लोग बेचते हैं और ख़रीदते भी हैं, और फिनिश्ड गुड भी सेल भी करते हैं और बाय भी करते हैं। बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी लो होती है और वेजेस भी लो होती है। अब है क्या, वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ है वो इन्हीं 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आती हैं। जो इमैनुअल वॉलस्टीन है उनका ये मानना है कि जो कोर कंट्रीज़ हैं वो एक्सप्लॉइट करती है पेरीफेरी को, और सेमी पेरीफेरी जो है बेसिकली वो एक्सप्लॉइट करती है पेरीफेरी को। बेसिकली जो पेरीफेरी है, जो कोर है, वो एक्सप्लॉइट करते हैं सेमी पेरीफेरी को भी और पेरीफेरी को भी, जबकि जो सेमी पेरीफेरी है वो एक्सप्लॉइट करती है पेरीफेरी को। इट मीन्स जो पेरीफेरी है उसका डबल एक्सप्लॉइटेशन होता है। दोनों जो है बेसिकली कोर भी और सेमी पेरीफेरी भी दोनों ही पेरीफेरी को एक्सप्लॉइट करते हैं। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है इमैनुअल वॉलस्टीन का। तो एंदर गुंदर फ्रैंक और बैरी के गिल्स ने क्रिटिसाइज़ किया वॉलस्टीन को कि जो वॉलस्टीन का जो पर्सपेक्टिव है वो यूरोपियन पर्सपेक्टिव है, कि जो कैपिटलिज्म था वो यूरोप में इमर्ज हुआ और उसके बाद में पूरी दुनिया में फैल गया। बिकॉज उन्होंने बोला है कि जो यूरोप है या जो कोर कंट्रीज़ है वो यूरोप के वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की, और वो कोर कंट्री कैसे बनी है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में। तो उनका जो पर्सपेक्टिव है वो यूरोपियन पर्सपेक्टिव है अकॉर्डिंग टू एंदर गुंदर फ्रैंक एंड बैरी के गिल्स। जबकि जो एंदर गुंदर फ्रैंक है उनका ये मानना है बैरी के गिल्स का कि जो कैपिटलिज्म है उसको हम लोग 5000 ईयर्स जो है वो एगो भी देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये यूरोप में आया है एंड देन उसके बाद में पूरी दुनिया में फैला है। फेमिनिस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है कि जो वॉलस्टीन है उन्होंने सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर को कंसिडर नहीं किया। जो वुमेन है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम में बहुत ही डोमिनेटिंग रोल प्ले करती है, जो कि इमैनुअल वॉलस्टीन के द्वारा जो है कंसिडर नहीं किया गया। मार्क्स ने अगेन क्रिटिसाइज़ किया फॉर नेग्लेक्टिंग सोशल क्लासेस और क्लास स्ट्रगल, कि जो डिफरेंट क्लास स्ट्रगल है बिटवीन है ना कम्युनिटीज़, उसको जो है इमैनुअल वॉलस्टीन ने कंसिडर नहीं किया है। सो अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राम्सियन पर्सपेक्टिव। सो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि एंटोनियो ग्राम्सी थे कौन। एंटोनियो ग्राम्सी जो थे वो इटली से बिलोंग करते थे, और उन्होंने जो है वो ये बताया कि क्यों जो रेवोल्यूशन है वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं आया, और ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो जैसा कि आप कह सकते हो, मार्क्स ने बोला था कि रेवोल्यूशन आएगा और उन कंट्रीज़ में आएगा जो एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, बट ऐसा नहीं हुआ।
तो ग्रामसी ने बताया कि क्यों ऐसा नहीं हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि रेवोल्यूशन इसीलिए नहीं हुआ बिकॉज जो वर्कर्स हैं, जो एलिनेटेड क्लास है, उनके मन में कहीं ना कहीं एक फियर ऑफ कोअर्जन है। मतलब कि ओवर जो सिस्टम है उसे ओवरथ्रो करने से उनको थोड़ा सा डर लगता है। उसका रीज़न अभी हम समझेंगे क्यों। जो ग्रामसी है उन्होंने जो हेजेमनी क्या है, बेसिकली जो एक दबदबा है उसको उन्होंने दो पार्ट में बांटा है कि जो कैपिटलिस्ट है वो सोसाइटी में अपनी जो है वो हेजेमनी बना के रखते हैं। ये दो तरीके से अपने हेजेमनी बनाते हैं, एक है स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेसी और दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ कोअर्जन, जो अभी हम पढ़ेंगे, है ना। तो पहले समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेसी क्या होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो सिविल सोसाइटी है, जैसे कि स्कूल्स हो गए, रिलीजन हो गया, फैमिली हो गया, सोसाइटी वैल्यूज़ हो गया, ये सब का सब जो स्ट्रक्चर है ये फेवर करता है कैपिटलिस्ट वैल्यू को। और जो कैपिटलिस्ट होते हैं ऐसे वो अपनी वैल्यूज़ को इम्बाइब करते हैं पूरी सोसाइटी में, और लोग इन जनरल खुद से ही एक्सेप्ट कर लेते हैं इस हेजेमनी को। जो कैपिटलिस्ट द्वारा बनाए गए आइडियाज़ होते हैं, जो उनके वैल्यूज़ होते हैं, उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके अलावा दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कोअर्जन। अगर मान लो कि जो लोग हैं वो जो स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेसी है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, इन दैट केस जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ कोअर्जन को इस्तेमाल करते हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ कोअर्जन क्या है, जैसे कि स्टेट हो गया और स्टेट के डिफरेंट अपार्टस हो गए, जैसे मिलिट्री हो गया, पुलिस हो गया, या अदर जो फॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। तो कार्ल मार्क्स का भी ये मानना था और मार्क्सिस्ट का ये मानना है कि जो स्टेट है वो एक कमिटी है जो बुर्जुआस के लिए काम करती है। इसीलिए सबसे पहले जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो एज इट इज़ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो वो स्ट्रक्चर ऑफ कोअर्जन का इस्तेमाल करते हैं जब लेजिटिमेसी फेल हो जाती है। इसीलिए उन्होंने बताया कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन नहीं आया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम लोग लेकर आ सकते हैं रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू ग्रामसी। तो उनका मानना है कि सबसे पहले जो प्रोलिटरेट हैं, जो वर्कर्स है, उनको एक काउंटर हेजेमनी क्रिएट करनी चाहिए। जैसे कि कैपिटलिस्ट ने अपनी एक इंटेलेक्चुअल थ्योरी डेवलप करी है, या उन्होंने सोसाइटी में लेजिटिमेसी पाई है थ्रू स्कूल, फैमिली एंड अदर इंस्टीट्यूशन। इसी तरह से जो प्रोलिटरेट हैं उनको एक काउंटर हेजेमनी जो है वो क्रिएट करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिकल थ्योरी। तो क्रिटिकल थ्योरी की जो स्टार्टिंग है वो, या जो उसकी ओरिजिनेट है, वो कैंट के, इमैनुअल कैंट, हीगल और मार्क्स की राइटिंग से हुआ है। इन लोगों ने बेसिकली एनालाइज करने की कोशिश करी है प्रेजेंट सोसाइटी को, हिस्टोरिकल और सोशल चेंजेस को पढ़ करके। सो नेक्स्ट है क्रिटिकल थ्योरी। ये ओरिजिनेट हुई है इमैनुअल कांट, हीगल और मार्क्स की राइटिंग से। तो जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट थे वो एनालाइज करते थे प्रेजेंट सोसाइटी को स्टडी करके हिस्टोरिकल और सोशल चेंजेस, मतलब हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सोशल चेंजेस या क्या हिस्ट्री रही है, उसको समझ करके वो लोग प्रेजेंट सिस्टम को समझने की कोशिश करते थे। तो जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट थे या मार्क्सिस्ट थे वो स्टडी करते थे फैमिली के स्ट्रक्चर को, नॉलेज को, प्रोडक्शन को, इन सब चीज़ों को। जबकि जो क्रिटिकल थ्योरी है वो सुपर स्ट्रक्चर को समझती है। सुपर स्ट्रक्चर का मीन्स क्या है, बेसिकली कि रिलीजन हो गया, कल्चर हो गया, अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हो गया। जबकि जो क्लासिकल मार्क्सिस्ट थे वो लोग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस करते थे, और ये लोग सुपर स्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जबकि जो मार्क्सिस्ट थे वो सुपर स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। तो जो फर्स्ट जनरेशन है वो 20th सेंचुरी में डेवलप हुई है, जिसे हम फ्रैंकफर्ट स्कूल भी बोलते हैं। इसके मेन प्रोपोनेंट हैं मैक्स हॉरकाइमर, थियोडो अडर्नो, हर्बर्ट मार्कस। और इन तीनों का ये आर्गुमेंट है कि जो इन तीनों ने ही हर तरह की डोमिनेशन, ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन को स्टडी किया है। इन तीनों स्कॉलर्स ने हर तरह के एक्सप्लॉयटेशन को जो है बेसिकली क्रिटिसाइज़ किया है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन, जिसमें जर्गन हेबर्मस है। इन्होंने जो है बेसिकली फ्रैंकफर्ट स्कूल को फॉलो नहीं किया, मतलब एज इट इज़ इन्होंने और भी न्यू आइडियाज़ को थ्योराइज़ किया है। और इन न्यू आइडियाज़ में बेसिकली है, इनका ऐसा मानना है कि अगर कम्युनिकेशन बेटर होगी सोसाइटी में
तो इससे हम लोग एक बेटर सोसाइटी जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। तो इन्होंने कम्युनिकेशन पर ज़्यादा फोकस किया है और इन्होंने इमेंसिपेशन का तरीका बताया, मतलब जिस भी तरह की जो एक्सप्लॉयटेशन है सोसाइटी में, उससे अगर आपको आज़ाद होना है, इमेंसिपेट होना है, तो उसका तरीका इन्होंने बता रखा है रेडिकल डेमोक्रेसी। तो जर्गन हेबरमस इज़ अ सपोर्टर ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी। तो ये क्रिटिकल थ्योरी है। बेसिकली क्रिटिकल थ्योरी को हम लोग फ्रैंकफर्ट स्कूल के नाम से भी जानते हैं एंड इट्स अ पार्ट ऑफ मार्क्सिज्म ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है न्यू मार्क्सिज्म। जो न्यू मार्क्सिज्म है इसके मेनली दो स्कॉलर्स हैं, बिल वॉरेन एंड जस्टिस रोजनबर्ग। और जो बिल वॉरेन है उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया डिपेंडेंसी थ्योरी को, जबकि जो रोजनबर्ग हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। बिल वॉरेन की बुक है इम्पीरियलिज्म पायनर ऑफ कैपिटलिज्म। अब जब लेनिन की थ्योरी हमने पढ़ी थी तो लेनिन में हमने पढ़ा बेसिकली कि लेनिन ने बोला कि इम्पीरियलिज्म इज़ द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, कि इम्पीरियलिज्म क्या है, हाईएस्ट स्टेज है कैपिटलिज्म की। जबकि जो बिल वॉरेन है उनका ऐसा मानना है कि वो हाईएस्ट स्टेज नहीं है, वो तो पायनियर है, शुरुआत है। तो इन्होंने लेनिन की जो थ्योरी है उसे एक्सेप्ट नहीं किया कि हाईएस्ट स्टेज है, जबकि उन्होंने बोला कि ये तो पायनियर है, ये तो शुरुआत है। तो वॉरेन्स व्यू कैपिटलिज्म प्लेड अ हिस्टोरिकल रोल टू डेवलप द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन पेरिफेरी स्टेट्स। तो इनका ऐसा मानना है कि जो पेरिफेरी स्टेट्स होते हैं, जैसे कि डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं, उसमें कैपिटलिज्म एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, एक हिस्टोरिकल रोल प्ले करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को डेवलप करने में। बिकॉज जब इम्पीरियलिज्म की शुरुआत हुई तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे उसको ट्रांसफ़र किया गया डेवलपिंग कंट्री में, और इस तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ द कैपिटलिज्म। नेक्स्ट है जस्टिन रोजनबर्ग। इनकी बुक का नाम है द एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी, ए क्रिटिक ऑफ द रियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। और इसमें इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है रियलिज्म को, रियलिस्ट स्कॉलर्स को, फॉर गिविंग टाइमलेस एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल। रियलिस्ट क्या बोलते हैं कि स्टेट इज़ द ओनली एक्टर, और स्टेट जो है बेसिकली वो क्या है, टाइमलेस है, मतलब हमेशा जो है वो उसी की सिग्निफिकेंस रही रहेगी। और जो प्रिंसिपल है कि जो पावर पॉलिटिक्स है, पावर मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने बोला कि ये सब हमेशा एज इट इज़ रहेगा, स्टेट का सेंट्रल रोल रहेगा और स्ट्रगल फॉर पावर जो है वो हमेशा ही चलता रहेगा। तो इसलिए जो जस्टिन रोजनबर्ग है उन्होंने रियलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया। उनका मानना है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो सेंसिटिव है चेंजिंग करेक्टर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मतलब जैसे जैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स बदलती है वैसे वैसे इंटरनेशनल रिलेशन का करेक्टरिस्टिक भी बदलता है। ऐसा नहीं है कि वो स्टैटिक है जैसा कि रियलिस्ट ने बोला। नेक्स्ट इन्होंने बोला जस्टिन रोजनबर्ग ने कि जो कैपिटलिज्म है उन्होंने सेपरेट करा है पब्लिक गुड को और प्राइवेट गुड को। बेसिकली जो कैपिटलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो पब्लिक गुड की बात नहीं करते, वो लोग प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये जो वृद्धि हो रही है कंट्री की जीडीपी वगैरह में, इससे पूरे सोसाइटी को ही बेनिफिट मिले। ऐसा भी देखा गया कि वर्ल्ड में ये जो कैपिटलिज्म है इससे सिर्फ कुछ ही कंट्री को और उन कुछ कंट्री में कुछ ही लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो इसीलिए जो बेसिकली इन्होंने पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड को अलग किया है। तो अब एक बार ओवरऑल कंक्लूड कर लेते हैं कि जो हमने प्यूरी मार्क्सिस्ट थ्योरी पढ़ी है उसमें हमने 4 स्ट्रैंड्स पढ़े हैं। पहला डिपेंडेंसी एंड वर्ल्ड सिस्टम, नेक्स्ट ग्राम्सियन पर्सपेक्टिव, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है क्रिटिकल थ्योरी, और लास्ट हमने पढ़ा है न्यू मार्क्सिज्म। तो ये 4 अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं अंडर द रूफ ऑफ मार्क्सिज्म। तो जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है वो ओवरऑल फोकस करती है इकोनॉमिक फोर्सेस पे और मोड ऑफ प्रोडक्शन पे। बिकॉज इनका मानना है कि जो किसी भी सोसाइटी में जो इकोनॉमिक फोर्सेस होती हैं और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वही इंटरनेशनल सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने किसी भी कंट्री की एक्चुअल कंडीशन को समझने की कोशिश करी, सिर्फ ऊपर से, जैसे रियलिस्ट ने बोला कि स्टेट इज़ द ओनली एक्टर और सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करी, ऐसा नहीं किया मार्क्सिस्ट ने। उन्होंने किसी भी कंट्री को समझने के लिए उसको सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन सबको समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है मार्क्सिस्ट थ्योरी की वो ये, इन्होंने हाईलाइट किया है ग्लोबलाइजेशन के कॉन्ट्राडिक्शन को। क्योंकि एक तरफ हम लोग देखते हैं ग्लोबलाइजेशन में कि दुनिया में आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, दुनिया की जीडीपी इंक्रीज़ हो रही है, बट दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उससे सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ डिस्पैरिटी इनकी जाती है, मतलब भेदभाव बढ़ता जा रहा है।
तो मैंने एक ही पूरी वीडियो में पूरे जो अलग अलग मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव हैं उसे एक्सप्लेन कर दिया है। एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन है वो वर्ल्ड सिस्टम पर आ जाता है कि इमैनुअल वॉलेस्ट्रीन का वर्ल्ड सिस्टम की थ्योरी बताइए, या एंदर गुंदर फ्रैंक या इन जनरल डिपेंडेंसी थ्योरी पे आ जाता है। तो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे दिया मैंने पूरा का पूरा कि ये थ्योरी क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इसके अलावा जो बची हुई थ्योरीज़ हैं इंटरनेशनल रिलेशन की, मैं वो भी जो है अपलोड कर दूँगा। थैंक यू गाइस।